हम लोग डाइपोल के बारे में तो पढ़ लिए थे, डाइपोल में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था, टॉर्क का फॉर्मूला भी देख लिए थे, पी क्रॉस ई, है ना। टॉर्क प्रोड्यूस इन डाइपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लिए थे हम लोग। इतना सारा चीज तो हो गया था। अच्छा, ये तो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है पर ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा? एक मिनट आता, होल्ड करना। अब जरा देखो, ये तो था टॉर्क के बारे में, सही है। अब इसमें एक सवाल आता है जनरली ये भी, कि अगर किसी डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब क्या हो? डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखो कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या हुआ था, किस तरह का मोशन देखने के लिए मिल रहा था? रोटेशन। When dipole is kept in a uniform electric field, it undergoes rotational motion, मतलब इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा होता था। ठीक है, लेकिन और इसका वजह भी था कि एफ नेट 0 होता था, लेकिन अगर डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या हो, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात तो है नहीं। अगर डाइपोल को मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या हो? When dipole is kept in non-uniform इलेक्ट्रिक, जब एक एग्जांपल से देखते हैं। ये है, मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो पैरेलल लाइन से दिखाते थे, और पैरेलल लाइन से दिखाते थे लेकिन गैप जो होता था सेम होता था। मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जोन में, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अभी आगे पता चलेगा कि ये इसके बारे में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साफ तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, अभी पढ़ने ही वाले हम लोग इसके बारे में। और इसमें अगर मैं डाइपोल को रखा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ सिचुएशन को। जैसे मान लो यही डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। जाहिर सी बात है डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। मान लो ये वाई एक्सिस है और मान लो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पहले ही से तुम्हें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर
मान लो तुम्हें दिया हुआ है 2x i कैप, देख करके क्या लग रहा है, क्या इस जगह पर मान लो कि ये जो चार्ज था जिस पॉइंट पर था उसके लिए x जो है वो मान लो 1 मीटर, और ये जो पॉइंट था ये जो है मान लो 3 मीटर पर, या फिर मान लो ये तुम्हारा 4 मीटर पर। तो देखकर क्या लग रहा है, क्या x बदल गया है दोनों दोनों पॉइंट चार्ज पर? इस पॉइंट चार्ज के लिए x का वैल्यू 4 है और इस पॉइंट के लिए चार्ज के लिए x का वैल्यू 1 है। यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो होगा वो आई कैप की तरफ होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा। होगा या नहीं होगा? अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो किधर की तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो बता सकता है? इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देख करके क्या लग रहा है, किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर की तरफ है। आई कैप। आई कैप मतलब यही ना होगा, एक्स के डायरेक्शन में ना। तो उस हिसाब से अगर बात करो तो इस पर फोर्स लग रहा होगा किधर की तरफ? इस पर फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? यस सर। और कितना लग रहा होगा? तो एफ का बराबर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 इंटू क्यू लिखेंगे। नहीं समझ में आया? अरे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना सिर्फ हम इसमें। अरे भाई फोर्स बराबर के पढ़े हो, क्यू इंटू ई। यस सर लिखे। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना है, 2x है, और x का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, 2q मिलेगा फोर्स। नहीं समझ में आया? क्या मिलेगा, 2q फोर्स, मैग्नीट्यूड इधर की तरफ, मैग्नीट्यूड 2q और डायरेक्शन इधर की तरफ। उसी तरह से इस पर कितना निकलेगा, इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, पता है ना तुम लोग को। प्लस क्यू चार्ज पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर की तरफ ही फोर्स लगता है, तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना होगा बताओ। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड की से बात कर रहे हैं तो बताओ क्या होगा, क्यू इंटू ई कितना होगा यहाँ पर। क्या इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर ई का वैल्यू 4 होगा, तो कितना लिखेंगे, 4q। क्या लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर है? क्या लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर है? नो सर। क्या दोनों फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है? यस सर। तो क्या नेट फोर्स 0 है? नो सर। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अगर नेट फोर्स अगर 0 नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन होगा, तो होना भी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखिए, देन एफ नेट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या यू कह सकते हैं कि एफ नेट 0 हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा मिलेगा कि एफ नेट इक्वल टू 0 नॉट नेसेसरी। कब, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेसेसरीली उसका एफ नेट का वैल्यू 0 जरूरी नहीं है। और सुनिए, एफ नेट यहाँ पर 0 के बराबर, एफ नेट यहाँ पर 0 के बराबर तो नहीं। इसका मतलब है कि डाइपोल जो होगा विल हैव ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि जब एफ नेट 0 नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है। पता है तुम लोग क्या ट्रांसलेशनल मोशन होता है? ट्रांसलेशनल मोशन कहने का मतलब
मतलब हो गया कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो, या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है या किसी कर्व पे चल रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ रही बात? जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे चल रहा हो या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा हो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इस तरह के मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। समझे कुछ? अब एक और बात बताओ, क्या टॉर्क भी जीरो होगा यहाँ पर? क्या टॉर्क जीरो होगा यहाँ पर? टॉर्क भी यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ऑल्सो नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि डाइपोल, अगर टॉर्क जीरो नहीं तो डाइपोल के पास कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन। तो पता है डाइपोल कैसे मूव कर रहा होगा? डाइपोल का मोशन कुछ ऐसा रहा, तो दिखा। मान लो ये है डाइपोल तुम्हारा, तो डाइपोल जो है तुम्हारा वो रोटेट भी कर रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा। रोटेट भी कर रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा। मान लो ऐसे है, कुछ देर के बाद तुम्हें ऐसे दिखाई पड़ेगा, कुछ देर के बाद तुम्हारा तुम्हारा डाइपोल तुम्हें ऐसे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर है, कुछ देर के बाद सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या ये बात पहले पड़ रही है? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चला गया तो ऑब्जेक्ट, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया निगेटिव चार्ज। कुछ देर के बाद फिर ये पूरा Yes. का पूरा सिस्टम ऐसे हो जाएगा। मतलब ये ही पूरा का पूरा चलता रहेगा, घूमते हुए आगे बढ़े, रोटेट करते हुए ये आगे बढ़ेगा। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन दिखाई पड़ेगा इसको। कुल मिलाकर के यही बात कहना चाह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो हमें दिखाई पड़ेगा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। कोई दिक्कत? इस तरीके से आगे No, बढ़, sir. ये इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये हो गया नेचर डाइपोल का, कब कहाँ पे, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। क्लियर है? इसमें किसी तरह की समस्या है तो बोल सकता है। क्या कोई समस्या है इसमें? बोलिए। नहीं ना? ठीक है, चलो अगर समस्या नहीं है तो आगे बढ़ो। No, sir. अब थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। नया टॉपिक है। नया क्या टॉपिक है, बहुत चीज जानते ही होंगे इसके बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनको क्या है, इसके बारे में जानने से पहले एक चीज जान लो कि इलेक्ट्रिक फोर्स, अब ये जानते भी होगा तुम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह का फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स? No. इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में गिनाया, और नॉन कांटेक्ट फोर्स
जो होते हैं ना, उसके बारे में बोला जाता है कि ये 2 स्टेप में, ये नॉन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स 2 स्टेप में लग रहा होता है। मतलब स्टेप 1 पहले फील्ड फैलेगा और फील्ड फोर्स लगाएगा। मतलब क्या क्या बोलता है कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एक Q1 या Q, और एक यहाँ पर Q0 एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, तो ये Q इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इस पर लगा रहा होगा। तो बोला जाता है कि जब भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बोला जाता है कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अगर नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का लगा रहा है, तो असल में ये डायरेक्ट नहीं लगता है। मतलब करता क्या है कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ कुछ कुछ इफेक्ट सेटअप करता है। जैसे यहाँ पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट सेटअप करता है, उस इफेक्ट को क्या बोलते थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर कुछ फोर्स लगा है। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज पर, इस Q0 चार्ज पर ये कैपिटल Q चार्ज डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा रहा। मतलब कह सकते हो कि इसका आदमी चारों तरफ फैला हुआ है इसके, उसका आदमी ही इस पर फोर्स लगा रहा है। मतलब उसका इफेक्ट, उसका फील्ड जो फैला हुआ है, फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बस समझने की बात है, बस समझने के लिए ऐसा बोला है, ताकि और बेहतर इसको स्टडी किया जा सके, इसलिए ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ। एक चार्ज रख के, चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड फैलाया, वो फील्ड ही दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाया, बस समझने के लिए। अब आते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में आपको किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को बताता है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? क्या है? तो बोलता है क्या कि दीज आर हाइपोथेटिकल। मतलब ऐसा कोई लाइन सही में है कि नहीं पता नहीं है, बस कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने में ये मदद हो जाती है, इससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। ऐसा चीज सही में है इसकी कोई गारंटी नहीं, बस चीजों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए ही इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बोलता है कि दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन, मतलब सही में है कि नहीं पता नहीं, हाइपोथेटिकल है। दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन्स which gives idea about, or which gives information about pattern of electric field, और पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड at a point, relative strength of electric field and direction of electric field at a point। चीज अभी उतनी ज्यादा समझ में नहीं आई होगी, मैं बताता हूं क्या है। जैसे अगर कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज मान लो रखा हुआ, अब इसकी वजह से चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है पता है ना? इनफाइनाइट तक। पता तो होगा तुम लोग को, मैं पहले ही बताया हूं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ है? इनफाइनाइट तक, चारों तरफ इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। पता है ना, बताया था मैं। कोई पॉजिटिव चार्ज अपना अपना इफेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला कर जाए। यस सर।
तो ये पॉजिटिव चार्ज भी अपना प्रभाव अनंत दूरी तक फैला करके रखता है। कोई बोलोगे कैसा प्रभाव, तो तुम्हें थोड़ी पता चलेगा कि वो प्रभाव कैसा है। तुम्हें उस प्रभाव को महसूस करना है तो तुम्हें महसूस नहीं होगा। एक दूसरा चार्ज ला करके रखोगे किसी जगह पर और उस चार्ज पर अगर फोर्स लगेगा तो कह सकते हो कि हाँ यहाँ पर पहले से कोई प्रभाव है। तो डेफिनेटली वो प्रभाव किसका होगा, इसका होगा। मान लो कि मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ इस जगह पर, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर कि क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं वहां खड़ा होऊंगा, थोड़ी पता चलेगा मुझे क्या करना पड़ेगा। एक छोटा सा चार्ज को या कोई चार्ज को यहाँ पर ला के रख देंगे। अगर ये फोर्स अनुभव कर रहा है तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई प्रभाव पहले से सेटअप है। डेफिनेटली वहां किसका प्रभाव होगा, इसका प्रभाव सेटअप होगा। अब एक बात मुझे बताओ, क्या लगता है कि इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट या प्रभाव कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, सबसे नजदीक में या सबसे दूर में? नजदीक में। पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, सबसे नजदीक में। चार्ज के जितना नजदीक जाओगे उतना ज्यादा प्रभाव फील होगा। जैसे आग के जैसे जितना नजदीक जाते हो उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा फील होता है। तो चार्ज के भी जितना नजदीक जाओगे चार्ज का प्रभाव उतना ही ज्यादा मजबूत स्ट्रांग होगा। होगा या नहीं? और जैसे जैसे दूर जाओगे कम होता जाए। चार्ज का प्रभाव कम होता चला जाएगा। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि कहां पर चार्ज का प्रभाव ज्यादा है, कहां पर चार्ज का प्रभाव कम है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, किसी पिन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इन सब बातों का जवाब देने में यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मदद करने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से ग्राफ है। ग्राफ कभी देखे हो? ग्राफ, ग्राफ पढ़े हो कभी? 9th में, 10th में कभी ग्राफ खींचे हो? हाँ, नहीं, मैं वो ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप इक्वेशन का ग्राफ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में कभी ग्राफ खींचे हो? बार ग्राफ। हाँ, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या है, तुम्हें एक आइडिया बताया था कि कोई 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 पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर साल में अगर मान लो कि किसी चीज का प्रोडक्शन के बारे में अगर कोई बार ग्राफ दिया हुआ है तो बार ग्राफ देख के ये पता लग जाता था ना कि किस साल में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, किस साल में कम प्रोडक्शन हुआ। ये पता चल जाता था ना बार ग्राफ देख करके। आवाज आ रही है सबको? क्या बार ग्राफ देख करके वहां पर आप, मान लो बार ग्राफ आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन के बारे में, तो क्या बार ग्राफ देख करके क्या आप आइडिया लगा सकते थे कि कहाँ किस साल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, किस साल प्रोडक्शन कम हुआ? आपको आइडिया मिल जाता था? यस सर। हाँ सर। हाँ। तो बस ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही ग्राफ है जिसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और उसके साथ साथ ये भी बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर किधर की तरफ। लेकिन इसकी एक खास एक कमी है, मतलब एक चीज ये नहीं बताता है। क्या नहीं बताता है? तो ये तो बता देगा कि किस जगह कि दो दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो दोनों पॉइंट में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किस पॉइंट पर कम है, ये बता देगा। लेकिन ये नहीं बताएगा कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कितना है। मतलब इट डज नॉट गिव exact value of, it does not give any idea about, it does not give any idea about exact value of electric field at a point। समझे कुछ? मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जैक्टली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बोलेगा कि दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो तुम्हें कंपेयर कर देगा तुम्हारे लिए कि हाँ चलो ये इस जगह पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कंपेयर कर सकता है। लेकिन एग्जैक्टली कितना ये नहीं बताया। समझ में आई बात?
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंट्रोडक्शन, इसकी खासियत और इसकी कमी। समझ में आ रही बात? यस। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि किनका करामात था, किनके दिमाग में ये जो है खुरापात आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में दे देते हैं, ताकि आज से 50-100 साल के बाद स्टूडेंट लोग अपना सिर खुजाए क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो काम था ना, इसका क्रेडिट जाता है माइकल फेराडे, एक स्कूल टीचर थे साइंस के। शायद मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कंट्री, लेकिन आई थिंक कनाडा के शायद रहने वाले थे। नहीं, मैं शायद सही नहीं हूँ, देखना पड़ेगा। इट डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट। अच्छा, किन्होंने इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे। माइकल फेराडे के बारे में और भी बहुत चीज सुने होंगे। माइकल फेराडे और किस चीज का खोज किया था पता है? और किस चीज को इन्वेंट किया था माइकल फेराडे? किस चीज को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी उनका बहुत सारा काम है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी दिए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चा इनका कुछ कंट्रीब्यूशन तो है, खास करके एक कांस्टेंट है उसमें, फैराडे कांस्टेंट। यस सर। क्या ये बताए थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बताए थे, उनका कहना क्या था। देखो, माइकल फैराडे ने एक पूरी की पूरी बुक लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे? माइकल फैराडे ने एक पूरी की पूरी बुक लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस बुक में खास बात यह है कि उस बुक में एक भी फॉर्मूला नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ लॉजिकली, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी, एक भी फॉर्मूला उस बुक में नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज करके एक्सप्लेन किया था, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। क्या किया था उन्होंने? एक सबसे सिंपल जो मैं चीज बताऊं, उन्होंने क्या किया कि डेफिनेटली ये तो पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से चारों तरफ फैला हुआ होता है, ये तो पता ही था सबको, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। उन्होंने एक जो बुक लिखी है, बस उसमें से एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें हम लोग, तो इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था? नहीं, यस सर। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छा है, समझ में आ गई बात। अब इससे एक चीज तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है घट रहा है। अब उन्होंने इसको ऐसे ऐसे समझाया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी, ये तो पता है सबको। और वेक्टर को तो एरो से दिखाते ही है, पता है ना? वेक्टर को एरो से दिखाते हैं। एरो का लेंथ जो है वो बताता है मैग्नीट्यूड, और एरो का जो हेड बताता है वो बताता है डायरेक्शन। तो अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके नजदीक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लंबे एरो से दिखाएंगे,
उसके बाद थोड़ा दूर और बढ़ेंगे तो एरो का लेंथ छोटा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और बढ़ेंगे तो एरो का लेंथ और छोटा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और बढ़ेंगे तो एरो का लेंथ और छोटा हो जाएगा। तो ये तो एक डायरेक्शन में हो गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में है? सभी डायरेक्शन में होता है? डेफिनेटली सभी डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे-ऐसे एरो के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर तरफ हर ओर बताया जा सकता है, पूरे के पूरे रीजन में शो किया जा सकता था। जैसे इधर की तरफ दिखाते, तो ऐसे शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो लंबा एरो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, पहले उसके मुकाबले तो छोटा एरो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे भी कम और छोटा एरो। ऐसा ही सभी डायरेक्शन में हम लोग दिखा सकते हैं। लंबा एरो, फिर छोटा एरो, फिर छोटा एरो, फिर छोटा एरो, इस तरीके से। इसी तरीके से इधर। इस तरीके से इधर। समझ में आ रहा है कुछ कैसे दिखाया मैं? ये चीज कुछ पल्ले पड़ रही है तो मुझे बताइए। अगर पल्ले पड़ रही है तो बताइए। समझ में आ रहा है कुछ क्या मैं लिखा हूं? देखो क्या है इसमें, उन्होंने क्या दिखाया कि अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो फैलेगा ही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप होगा ही होगा, फैलेगा क्या? थोड़े ही ये क्या कह सकते हैं कि ऑयल है कि फैल जाएगा समुद्र में। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पॉजिटिव चार्ज अगर आप लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आसपास सेटअप करेगा ही करेगा। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से दिखाऊं, तो जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से दूर जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती उसकी, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। बराबर है? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बराबर है? फिर हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से दिखा सकते हैं। बराबर है? ये भी सही है। और हमें यह भी पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर है और उसे मैं एरो से दिखाया हूं, एरोड स्ट्रेट लाइन से दिखाया हूं, तो एरोड स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और एरोड स्ट्रेट लाइन में जो एरो वाला हिस्सा होता है वो डायरेक्शन बताता है। इतनी सारी चीजें अगर हम लोग के दिमाग में है तो इस डायग्राम को, जिसका यूज फैराडे ने किया था, समझा जा सकता है। देखो कैसे फैराडे ने क्या बोला कि अरे भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सबसे नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा या डायरेक्शन ज्यादा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ज्यादा, डायरेक्शन ज्यादा जैसी कोई चीज तो होती नहीं है भाई। डायरेक्शन थोड़ी कंपेयर कर लोगी कौन सा डायरेक्शन ज्यादा कौन सा डायरेक्शन। अब एक और चीज, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस एरो से दिखाएंगे उस एरो का लेंथ भी ज्यादा। क्या ज्यादा है? देखो नजदीक वाला जितना भी एरो है उन सब का लेंथ ज्यादा ज्यादा है।
यस सर। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एरो का लेंथ घट गया है, देखो तो हाँ सर। सब जगह ऐसा ही घटते चला गया है, देखो तो जैसे जैसे दूर जा रहा है तो एरो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसका लेंथ घटता चला गया है? यस सर। बस यही पैटर्न वो दिखाए, इसी पैटर्न को उन्होंने समझाया, इसी पैटर्न को उन्होंने बोला कि ये असल में जो एरो एरो बनाया है ना, ये पैटर्न हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है कि, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। उन्होंने किया क्या कि अगर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा एरो छोटा एरो, जिससे ये पता चल जा रहा है, पता चल भी जा रहा है भाई कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, पता चल जा रहा है। जैसे चार्ज के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, चार्ज जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम दिखाई पड़ रहा है, साफ इससे पता चल जा रहा है, देख के पता चल जा रहा है कि नहीं पता चल जा रहा है, ये बताओ। ये एरो जो है वो स्ट्रेट लाइन एरो क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दिखा रहा है। तो इन एरोज को देख करके पता चल जा रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, और डायरेक्शन किधर की ओर है, क्या ये पता चल रहा है देख करके? हाँ सर। यस सर। हाँ, काफी हद तक आइडिया मिल जा रहा है। उन्होंने किया कि जब इतना कर ही दिए हो ना तो एक काम करते हैं, कहा नहीं सबको मिला दो, मतलब उन्होंने क्या किया कि जितना जो लाइंस था, छोटा छोटा वेक्टर वाला जो बना रहे उन सबको मिला दिया और इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो देख रहे हो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबको मिला दिया। पहले बोला कि अरे भाई अलग अलग तुम वेक्टर्स दिखा सकते हो, फिर बोला अलग अलग से क्या के लिए दिखाओगे, सबको मिला दो ना, मिला देने से ही पता चल जाएगा बहुत कुछ, और लाइन भी एक मिल जाएगा पूरा का पूरा एक सिंगल हर डायरेक्शन में। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसी के बारे में उन्होंने बोला कि ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्या देख रहे हो, कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है ना पॉजिटिव चार्ज। यस सर। अच्छा, तो जरूरी है कि ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए, 5 बनाए कि 7 बनाए, कितना बनाए, 2 2 4 जो 6 बनाए, 6 बनाए तो 6 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, निकल रहा होगा। नहीं सर, नहीं। इन्फिनिटी। सब सबसे पहली बात कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है हम तो जानते ही नहीं, हम तो बस अपना सब सुविधा समझने के लिए बनाए। ऐसा कोई लाइन निकल रहा है या नहीं, नहीं बोल सकते हैं, सही में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा हम नहीं जानते हैं, बस समझने के लिए बनाया हुआ है। तो समझने के लिए बनाया हुआ है तो 4 का 40 ही बना सकते हैं, 6 का 60 ही बना सकते हैं, नहीं समझे? ठीक है, चलो अगर ये बात समझ में आ गई तो ये हो गया लाइन, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों ने बना दिया। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देख करके आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि कहां से निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही है। अगर मैं इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाता तो कैसे बनाता, देखना, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होता है, टुवर्ड्स होता है ना, होता है कि नहीं? यस सर। तो अगर सबसे नजदीक में बनाएंगे तो सबसे नजदीक में ऐसे से बनाएंगे, लंबा लाइन है, लंबा लाइन है, लंबा लाइन है, इधर से भी लंबा लाइन है, ऐसे भी लंबा लाइन है, मतलब बहुत सारे लंबे लंबे लाइन नजदीक में दिखाई। और अगर जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे लाइन की लंबाई छोटी छोटी होती चली जाएगी, होएगी कि नहीं होएगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये तो पता ही है तुम लोग तो तेज हो, होगा कि नहीं होगा? अब अगर मैं इन सारे लाइंस को मिला दूं, ये सारे वेक्टर जो एरोड वेक्टर्स को मिला दूं तो लाइन बन जाएगा, और इन्हीं लाइन को क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या दिखाई पड़ रहा है, निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां एंटर कर रहा है? कहां एंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। क्या दिख रहा है? An electric field lines originates from Infinity. पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? समझ में आयो कि नहीं आयो? तो ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? देखो तो, देख के बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? कुछ नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा है। किसी और भी चीजें हम लोग देखेंगे इसके बारे में। पहले ये चीज समझ में आ रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलता है और कहां जाता है? बताओ बताओ। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, फिर अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है तो जा कहां रहा है? निकल रहा होगा तो जा भी कहीं रहा होगा ना। कहां तक जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रहा है? Infinity तक sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड Positive लाइंस अगर मान लो आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक ढूंढेगा कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज, कोई मिल जाए। नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल तो रही ये हम लोग एज्यूम तो कर लिए, लेकिन निकल रही है तो कहां तक जाएंगे? अगर आसपास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जाएगा, अगर नहीं है तो इनफाइनाइट तक ढूंढता रहेगा, कोई तो मिल जाए। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बात समझ में आ रही है? अगर Yes, कोई sir. नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो बहुत अच्छा भी, नहीं मिलेगा तो इनफाइनाइट दूरी तक पहुंचता रहेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कर जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, लेकिन आ कहां से रहा है? पॉजिटिव चार्ज से। और अगर पॉजिटिव चार्ज आसपास कुछ नहीं है तो कहां से आ रहा होगा? अगर आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कहां से आ रहा होगा? क्या बोलेंगे? Infinity. बस इन्फिनिटी से आ रहा होगा। नहीं समझे? समझ में आ रही बात? यस सर। Sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहां पर होगा? टर्मिनेट्स या टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज और गो टू गो टू इंफिनिटी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट भी कर सकता है या फिर इन्फानाइट तक भी जा सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तो बेचारा इन्फानाइट तक जाएगा। कभी कभी ये भी आप देखिएगा कि कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज में चला गया लाइन और कुछ बेचारा नेगेटिव चार्ज ना जा करके इन्फानाइट तक चला गया। ऐसा भी आप देखेंगे। मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीज है। इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड्स या टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज पर एंड कम्स फ्रॉम, यानी कि एंड अराइव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से अराइव करते हैं? अराइव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या तो बोलोगे क्या आ रहा है, और फ्रॉम इंफिनिटी, या फिर बोलोगे कहां से आ रहे हैं? इंफिनिटी से आ रहे हैं। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा इन लाइंस के बारे में और भी कुछ बात कर लेते हैं। देखो ये लाइन है तो हाइपोथेटिकल, मदद तो कर रहा है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न को बताने में,
लेकिन इस लाइन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो जानना जरूरी है, जिसके बारे में जो एजम्पशन किया गया, मैं बारी बारी से उनको लिख रहा हूँ।